नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों में शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, यूजीसी को लेकर के पूरे देश में इस वक्त एक अलग विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यूजीसी कानून जो बन रहा है, उस यूजीसी कानून के तहत आज यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इस कानून को वापस लेने के लिए तमाम संगठन सड़कों पर हैं। करणी सेना से लेकर के तमाम जो अलग अलग संगठन है, ब्राह्मण लोगों नेताओं का संगठन है, वो भी सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। तो कहीं पर यूजीसी के विरोध के चक्कर में कुछ लोगों ने जो सवर्ण सांसद विधायक मंत्री हैं उनको चूड़ी भेजने का काम किया है। उन्होंने बोला है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो ये चूड़ियां पहन ले। सबसे बड़ी बात है कि यूजीसी कानून को लेकर के जिस तरीके से एक विरोध की जो आग है, जो लहर है, जो लपटें हैं, वो दिखाई दे रही हैं। दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या तमाम जगह हो, कहीं पर भी साफ तौर पर एक विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस विरोध प्रदर्शन के चक्कर में जो तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अब खुल करके सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के विधायक प्रतीक भूषण सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे भी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एफबी पर पोस्ट किया है। उन्होंने बोला है कि जो भी उनको कुछ कहना था उन्होंने एफबी पर पोस्ट किया है। उन्होंने किसी मीडिया को कोई बात नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने एफबी पर पोस्ट करके इस कानून का विरोध किया है। तमाम लोग इस कानून के विरोध में आ रहे हैं। सवर्ण आर्मी है वो भी विरोध में आ रही है, करणी सेना है वो भी आज कहीं ना कहीं मार्च निकालेगी। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो ही रहा है और जो तमाम संगठन है, यहां तक कि राकेश टिकैत भी ने भी, जो किसान नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने भी इसको लेकर के टिप्पणी की है। तो कहीं ना कहीं यूजीसी का जो ये पूरा का पूरा विरोध हो रहा है वो पूरे देश में लगातार हो रहा है। और जितने भी सवर्ण, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षक हो या सवर्ण कैटेगरी में आने वाले लोग हो, इसका खुलकर के विरोध कर रहे हैं। यूजीसी के इस कानून का विरोध करते हुए साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवर्णों के साथ अत्याचार और उनके साथ समान भाव में किसी भी रूप से सरकार को कहीं ना कहीं ना लाने के लिए उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो विरोध है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उस सरकार के अंदर शामिल लोग हो या बाहरी लोग हो, कहीं ना कहीं इस्तीफों की झड़ी भी देखने को मिल रही है। भाजपा की जो युवा मोर्चा की विंग है, उसके कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो तमाम जो संगठन है, इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी खुल करके अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि अब इस पर वैचारिक टकराव भी देखने को मिल रहा है और राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ मुद्दा लगातार उठता चला जा रहा है। अभी भी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज की जो लोग हैं, जहां जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं यूजीसी को लेकर के, वो भी हमारे दर्शकों को अपडेट कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। ज्ञानेंद्र, प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है और सबसे बड़ी बात है कि कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए और यूजीसी के विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पद से इस्तीफा देने के बाद सरकार ने उनके ऊपर उनको सस्पेंड कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने जब अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपने पद त्यागा है, हम आपको धर्म में एक बड़ा पद देंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं असली हिंदू और नकली हिंदू की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो लड़ाई है प्रशासन के साथ ही, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सरकार बनाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो रही है और कहीं ना कहीं उसमें अब कुछ अधिकारियों का भी समर्थन हासिल हो रहा है। लेकिन एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि अध्यक्ष परिषद, जो अयोध्या अध्यक्ष परिषद है, उसके जो परमहंस जी महाराज हैं, उन्होंने एनएसए लगाने की बात की है। सबसे बड़ी बात है कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ के लिए एक तरफ इस्तीफा हो रहा है, एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ तमाम साधु संत सन्यासी उनके विरोध में खुलकर के खड़े होकर के बोल रहे हैं। आखिरकार ये जो मुद्दा है, क्या बीजेपी के लिए, सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, या फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनकी जिद कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, पहले हम आपको शुरुआत करते हैं माघ मेले से ही और मैं बिल्कुल उस मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि इस समय
पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में शंकराचार्य को लेकर के मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। पहले मैं माघ मेले के अपडेट को लेकर चला आता हूँ, क्योंकि अपडेट जो इस समय प्रशासनिक अमले की ओर से आ रही है, तकरीबन 15 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है और लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और आशा की डुबकी लगा रहे हैं। आशा की डुबकी में कोई भी कमी नहीं हो रही है, प्रशासनिक अमला चारों ओर से लगा है। लेकिन इस बीच जो माघ मेले का अगर बात करें कि जिस तरीके से मुद्दा गरमाया हुआ है, मौनी अमावस्या 18 जनवरी का वो दिन और दोपहर सुबह के तकरीबन बज रहे थे 9 से 10 बजे के आसपास अब कृष्णानंद शंकराचार्य महाराज को रोका जाता है और उसके बाद जिस तरीके से उनके शिष्यों के साथ मारपीट की जाती है, उसके बाद मामला तूल पकड़ता है। अब शंकराचार्य धरने पे बैठते हैं, 9वां दिन चल रहा है, धरने पे बैठे हुए हैं, चारों शंकराचार्य एक साथ आ चुके हैं, लेकिन कुछ गुट अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक कल देखने को एक ताजा मामला सामने आया कि बरेली के मजिस्ट्रेट जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूजीसी और जो शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हत्या की गई थी, उसको लेकर के जब उन्होंने रिजाइन डाला और उन्होंने लगातार कई मामलों को लेकर के जिलाधिकारी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि हमको एक तरीके से किडनैप किया जा रहा था। तो शंकराचार्य ने उनसे बात भी की और साफ तौर पे उन्होंने, कल मैं वहां पे खड़ा था, साफ तौर पे उन्होंने एक वर्ड बोला कि आपने इतने बड़े पद को त्याग दिया है, क्योंकि 2019 की भर्ती थी और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने जो है पीसीएस रैंक की जो है परीक्षा पास आउट की थी और 4 जिलों के साथ साथ 5वां जिला इनका था। मई 2025 में इन्होंने बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन किया था और उसके बाद मात्र 6 से 7 सालों के अंदर रिजाइन दे देना और ऐसे अत्याचार, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट ने 2 चीजों को लेकर के हवाला दिया, यूजीसी और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ और ज्ञानेंद्र, इसमें एक चीज ऐड करना है। देखिए बिल्कुल है, ये पक्ष की नहीं है, विरोध की बात नहीं है, बात इस चीज की है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मुख्य मुद्दा कौन सा था। किसी व्यक्ति का कोई मुद्दा मुख्य होता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जब उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बोला कि हम आपको धर्म के मामले में इससे भी बड़ा पद देंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूजीसी से आप आहत थे, यूजीसी का जो नया नियम आया है सवर्णों को या फिर सवर्ण बच्चों को, छात्रों को, इसमें बड़ी दिक्कत है, इसकी वजह से आप आहत थे या फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कोई मुद्दा है। सवाल यही है कि आखिरकार मुख्य मुद्दा क्या है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, क्योंकि ऐसी भी चीजें निकल करके सामने आ रही थी कि पहले भी सरकार से उनकी सरकारी मामलों में उनकी कहीं ना कहीं वो सरकार के किसी न किसी बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या पहले से ही उनके मन में ऐसा चला आ रहा था? बिल्कुल, मैं आ रहा था, उसी पे आ रहा था कि क्योंकि हम लोगों ने जो पूरे उत्तर प्रदेश की पब्लिक जी शंकराचार्य ने ये कहा कि आपने इतने बड़े पद पे रिजाइन दिया है, मैं आपको सनातन के रूप में एक बड़ा पद दूंगा। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने जब बात, पूरी क्लिप नहीं उसमें वायरल हुई है और पूरी क्लिप नहीं दिखाई गई है, उन्होंने साफ तौर पे जो मैं क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास भी वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन साफ तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि शंकराचार्य के शिष्यों को लेकर के वो आहत तो थे ही थे, साथ में जब यूजीसी का मामला सामने आया तो यूजीसी को लेकर के भी जिला मजिस्ट्रेट आहत दिखाई दिए थे। अपने वक्तव्य जो है वक्तव्य उन्होंने शंकराचार्य से बताए और काफी भावुक भी हो चुके थे और हो सकता है कि शंकराचार्य से वो मुलाकात भी करने आ सकते हैं। लेकिन अभी सिटी मजिस्ट्रेट अपने रिश्तेदारों के यहाँ बरेली में रुके हुए हैं और कल देर रात तक आपने देखा भी था कि किस तरीके से उन्होंने बयान जारी किया और साफ तौर पे हर एक मुद्दों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे किया। अब शंकराचार्य की बातों पे आते हैं तो 9वां दिन उनका चल रहा है, 9वें दिन धरने पर वो अभी तक बैठे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में उपस्थित थे, वो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो शंकराचार्य से मिलने के लिए जा सकते हैं और उन्हें मनाने के लिए पहुंच सकते हैं, शंकराचार्य को मनाने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन अटकलों पे विराम तब लगा केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से ही साफ तौर पे उन्होंने शंकराचार्य से धरना को खत्म करने के लिए और चरणों में दंडवत होते हुए प्रणाम किया। तो साफ तौर पे ये देखा गया कि अटकलें खत्म हुई कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब शंकराचार्य से सवाल किया गया कि क्या केशव प्रसाद मौर्य आपसे मिलने आ रहे थे, क्यों नहीं आने दिया जा रहा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा
कि उन्हें डांटा जा रहा है, सरकार के अंदर से ही उन्हें डांटा जा रहा है, उन्हें मना किया जा रहा है कि आप वहां नहीं जाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी में दो ही गुट हो चुके हैं। मैं एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बयान, एक तरफ कल देखा गया 26 जनवरी के दिन ही विधानसभा के पास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो जो हो। साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनडायरेक्टली में कहीं ना कहीं शंकराचार्य के ऊपर निशाना साधा था। ये नहीं कह सकता क्योंकि सोनीपत में भी उन्होंने कालनेमी कह के जो है उद्घोष किया था। और कल 26 जनवरी के दिन विधानसभा परेड के बाद अपने भाषण में उन्होंने जो है संविधान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो लगातार सरकार बनाम शंकराचार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अमला उनको मनाने या उनसे माफी मांगने तक के लिए नहीं जा सका है। अब शायद यही कारण है कि अभी तक जो प्रशासनिक अमला है उससे माफी नहीं मांग रहा, और जिद पे भी अड़े हुए शंकराचार्य जी की जब तक कोई माफी नहीं मांगेगा वो स्नान नहीं करेंगे, ना ही हटेंगे। लेकिन सवाल है कि देखते हैं कि ये जो लड़ाई है जो प्रशासन बनाम शंकराचार्य की है, ये लड़ाई कहां तक जाती है, और ये हिंदू असली हिंदू के बाद साथ एनएसए की बात लगाना या फिर अन्याय न्याय की बात करना, किसके साथ न्याय हुआ है किसके साथ अन्याय हुआ है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये लड़ाई का अंत कहां होता है, कहां जाकर के लड़ाई रुकती है, कौन किसके सामने झुकता है, ये देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा ज्ञानेंद्र इस पूरी खबर पर। कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करें। बिल्कुल, देखिए अगर मैं कुछ और बातें इसमें ऐड करना चाहूंगा। साफ तौर पे मेरे पास कुछ बयान है, कुछ जो है वेबसाइटों को बयान दिया गया है जिसमें साध्वी निरंजन का भी साफ तौर पे साध्वी निरंजन ने निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि शंकराचार्य को अपना धरना खत्म करना, छिछोरापन, इन्होंने एक वर्ड कहा है, छिछोरापन शंकराचार्य को, मतलब एक शंकर क्योंकि वो भी एक साध्वी है, ऐसा वर्ड उनको नहीं लेना चाहिए था क्योंकि उनका एक उनके शिष्यों के तो वो उसके लिए धरने पे बैठे हैं, ना कि अपने लिए धरने पे बैठे हैं। देखा गया था 2015 में जब उत्तर प्रदेश के मुखिया थे अखिलेश यादव, उन्होंने बनारस में मूर्ति विसर्जन को लेकर के इस तरीके से यही शंकराचार्य थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाए थे, और वो साफ तौर में खड़े हो गए थे कि आओ मुझे कितनी लाठी मारते हो, और उन्होंने एक चौराहे पे अपने शिष्यों को लेकर के एकत्र हो गए थे और उनको बचाने की कोशिश किया था। यही शंकराचार्य उन्हीं शिष्यों के लिए आज भी धरने पे बैठे हैं। साध्वी निरंजन का जो बयान आया है उसको लेकर के शंकराचार्य ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि साध्वी निरंजन हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जितने लोग बोल रहे हैं सनातन के विरुद्ध में, ये सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं के लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे कई गुट हैं जो शंकराचार्य के विरुद्ध में है, और ऐसे कई और चारों शंकराचार्य एक साथ में खड़े हैं। अभी तक ना तो अब देखा गया रामदेव ने भी कोई पलट के जवाब नहीं दिया। बाबा बागेश्वर धाम से भी जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि शंकराचार्य शासन बैठ के सरकार बैठ के भी बात कर सकती है, उन्होंने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। साध्वी निरंजन के बयान को लेकर के वो काफी नाराज दिखे और उन्होंने साफ तौर पे कहा साध्वी निरंजन से मेरी अच्छी मुलाकात है, लेकिन उनका ये बयान काफी निराशाजनक है और काफी जो है निंदनीय है। तो ऐसे कई बयान आ रहे हैं अब लगातार, और कुछ हद से ज्यादा शंकराचार्य के जो कुटिया है कह सकते हैं जहां पे वो धरना देने बैठे हुए हैं, वो वहां पे भीड़ ज्यादा होती चल रही है। शंकराचार्य के बीच में तबीयत भी खराब हुई थी तो डॉक्टरों की एक टीम ने उनको जांच करने के लिए पहुंचे थे। लगातार अपडेट लिया जाता रहा है, अभी भी धरना चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि धरना कब तक चलता रहेगा, क्या सरकार झुकेगी या शंकराचार्य, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अखंड हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दो गुटों में जो साधु संत सन्यासी है वो खुद बटे हुए हैं, और ज्यादातर शंकराचार्य जी के विरोध में ही है। उनके कुछ लोग हैं उनके साथ हैं, भले ही चारों शंकराचार्य की बात की जा रही है कि वो एक साथ एक मत है, लेकिन तीनों शंकराचार्य की, लेकिन जितनी बड़ी बात है निकल करके जो सामने आ रही है वो इतना जरूर है कि जो साधु संत सन्यासी हैं वो कहीं ना कहीं विरोध के दो गुटों में, या कहते हैं दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, और कोई उनके पक्ष में है तो कोई उनके विरोध में। फिलहाल इस पर नजर बनाए रखिएगा। ज्ञानेंद्र, कोई भी अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है?
देखिए आज अगर बात करें तो हर जगह, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में यूजीसी का विरोध जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। और यूजीसी के विरोध में बहुत बड़े स्तर पे ये विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, हर सरकार जब कोई नया कानून लाती है तो उसका विरोध विपक्ष करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार की, चाहे वो मनरेगा का नाम चेंज करने का रहा हो, चाहे इसके पहले हमने देखा एसआईआर की तमाम सारी चीजें रही हो, या इससे पहले और सारे कानून लाए गए, तमाम ऐसे कानून हैं, स्कूलों का नवीनकरण, और उसमें तमाम ऐसे कानून हैं जो गिना नहीं सकते, अनगिनत कानून है। लेकिन उन अनगिनत कानूनों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, जिसे हम इंडिया अलायंस भी कहते हैं, वो ही विरोध करते नजर आए। लेकिन अब सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है जिसे यूजीसी कहते हैं, और इस यूजीसी के विरोध में अगर सरकार के अपने अधिकारी, सरकार के अपने पदाधिकारी ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जगह जगह भाजपा के अपने पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, और ये शुरुआत जो भाजपा न्यू मान रही है, जिनको महत्व मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। हमने देखा है कि दिल्ली में एक युवा अध्यक्ष को जो है कार्यभार दिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, नवीन जी को। इनको युवा के तौर पे देख रहे हैं, तो युवाओं ने ही अब भाजपा का इस कानून के प्रति विरोध करना शुरू कर दिया और इस्तीफा आने शुरू हो गए। चाहे वो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया हो, या हम अपने यहाँ रायबरेली की बात करें तो सोलन तहसील से भी युवाओं के मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। हमारे पास एक लेटर पैड है और एक तस्वीर है इसके विरोध में, पहले वो देखिए आप प्लीज। भारत सरकार ने लगा के देखिए सीधी सी बात है, अब ये जितने भी हैं ये सब भाजपा के कार्यकर्ता है। इसमें नेतृत्व भाजपा के किसान नेता थे, वो कर रहे थे। खैर देखिए, ये बात नहीं है, बात ये है क्या यूजीसी भाजपा के लिए जिस हिसाब से 2027 में चुनाव है और एक बड़ा प्रदेश है, यही प्रदेश तय करता है उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसी को लेकर के इसी देश से राजनीति की चारों तरफ सरगर्मियां तेज होती है और धीरे पड़ती हैं। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या भाजपा ने एक ऐसा कानून अब लाके रख दिया सबके सामने जिसका विरोध उसको खुद, मतलब खुद कालिदास बन गए हैं, उसी डाल पे बैठे हैं और उसी डाल को काट रहे हैं। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, तो बिल्कुल अलग बात है। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल आपने पॉइंट की बात यहाँ पर रेज की थी कि हर मामले में विपक्ष सवाल खड़े करता है, लेकिन इस पूरे के प्रावधान में जो यूजीसी का नया प्रावधान है, जो कानून है उसके अंदर, उसके बाद से अब बीजेपी के अंदर से ही बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। चाहे विधायक पोस्ट कर रहा है, फिर चाहे उसके जो विंग है उसके लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं, तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं लेकिन इंद्रवीर, रायबरेली से आपने खबर दिखाई थी कि वहां के लोग अब सांसदों को, ब्राह्मण सांसद, विधायक, मंत्रियों को, या चाहे सवर्ण सांसदों को चूड़ी भेंट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है? क्या उनकी जो मंशा है, कितना ज्यादा रोष है कि अब वो जो सवर्ण सांसद है उनको चूड़ी भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आप लोग को चूड़ी पहन के बैठ जानी चाहिए? देखिए, ये पॉलिटिकली कनेक्टेड है, इस पे हम नहीं बात करेंगे, बिकॉज ये पक्ष और विपक्ष की बात है। वो क्या भेंट कर रहे हैं वो उनका कॉल है। हम इस पे, हमारा टॉपिक जो आपने जैसे कहा कि मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले हमने विधानसभा सत्र के दौरान देखा कि ब्राह्मण भोज हुआ। उस ब्राह्मण भोज में तमाम सारे ब्राह्मण के नेता सम्मिलित हुए, तो उसपे विपक्ष ने और विपक्ष के जो सदन के नेता है माता प्रसाद पांडे, उन्होंने भी कहा कि वेलकम है। तमाम सारी, मायावती ने भी ऐलान किया कि अगर कोई हमारे पार्टी में आता तो उसका स्वागत किया जाएगा, तमाम सारी ऐसी चीजें। लेकिन अब क्या ये यूजीसी उस तरीके से भारी पड़ रहा है भाजपा के ऊपर जिस तरीके से पड़ना चाहिए? इस पे मेरा ऐसा मानना है
कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा और अपना ये कानून वापस ले। मेरा ऐसा मानना है। जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है अभी, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो और विधायक, जैसे आपने बताया कि विधायक भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं इसके विरोध में, तो लगातार जिस तरीके से इसका विरोध देखा जा रहा है, पक्ष के लोगों का देखा जा रहा है। देखिए ये सबल विरोधी लोग बता रहे हैं इसको, और सबल विरोधी अभी भाजपा की तरफ से तमाम नेताओं ने विरोध भी किया, तो इसको कई सारी चीजों से जोड़ा जाता है। उधर मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का बैठना, चोटी पकड़ के उनके शिष्यों को मारना, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा देना, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड इन पॉलिटिक्स, तो ये उससे हो रहा है और इस कानून के तहत इसको जोड़ा जा रहा है। तो इसका इसलिए बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। तो अब आने वाला वक्त तय करेगा कि सरकार क्या करेगी अपने इस कानून पे, और कहां तक ये कानून उनके लिए बेनिफिट साबित होगा और कहां तक उनके लिए ये कानून नुकसानदेह होगा, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसका विरोध हर तरफ देखने को मिल रहा है, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, गलियों में। अब ये विरोध बड़े स्तर पर देखने को आगे मिलेगा अगर इस पे सरकार बैकफुट पे नहीं आती है तो। जी हाँ बिल्कुल, लगातार सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल हुई है और कहीं ना कहीं सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं और करणी सेना के साथ साथ जो तमाम और भी संगठन है वो सड़कों पर उतर करके सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसे रोल बैक करने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इंद्रवीर भी कह रहे हैं कि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पूरे फैसले, इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरीके का फैसला लेती है। क्या यूजीसी के जो नए प्रावधान है उसे रोल बैक करती है या फिर अपने फैसले पर कायम रहती है केंद्र की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शुक्रिया। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श बड़ी खबर है। अखंड जी, आज हम बताना है कि हम हरदोई जनपद के इस समय बिलग्राम थाना क्षेत्र के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर जो हमारे साथ एक पीड़ित खड़े हैं, इन्होंने कई एप्लीकेशन दी हैं कि इनका बड़े पुत्र की निधन हो गया था, उसकी जब इनके छोटे भाई को एक नौकरी लग जाए और कुछ ये उनसे कुछ समस्याएं इनकी हैं, जो इन्होंने समस्याएं को लेकर जिला जो आबकारी मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनको भी एक ज्ञापन दिया था और शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी को भी ज्ञापन दिया था। उनकी क्या समस्या है, इनकी क्या समस्या है, क्या है पूरा मामला, हम इनसे कुछ जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मधुपाल है जी, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि 29 नवंबर को हमारा पुत्र घर में एक शादी समारोह में आया था। बिलग्राम पास गांव है और मल्लाहों के पास में शादी समारोह में गया था, तो वहीं पर उसका कहते हैं कि हमें तो 4 दिन पहले से ससुराल वहीं पर बच्चे की वही शादी समारोह में शामिल हुआ था और हमारे पास में कोई खबर नहीं थी। और जब बच्चे की 29 तारीख को 12 बजे जब बच्चे को हम देखने गए और शाम तक उसकी मृत्यु आ गई थी, उसको कानपुर से वहाँ एक्सपायर हो गया। हमारे घर का बड़ा बेटा था, हमारे घर की देखभाल करने से लेकर इलाज से लेकर अक्सर हम दोनों लोग बीमार रहते हैं, वृद्धावस्था है। हमारा बेटा देखभाल करने से मात्र 32 वर्ष की अवस्था में एक्सपायर हो गया। हमारे ऊपर अपार दुख और आगे अंधेरे के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम अपनी समस्या लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए, डीजीपी महोदय के यहाँ गए और हमारा बेटा एडिशनल एसपी कार्यालय बदायूं में तैनात, लिपिक पद पर तैनात था। और जब हम बदायूं भी गए एसपी महोदय के पास, हमने बहुत प्रार्थना की। हमने कहा हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, हमारी बहू सरकारी सेवा में है जो हमारा सहयोग करने से मना करती है। हम दोनों के पास आगे जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे बेटे को सरकारी सेवा दी जाए जिसके साथ हम जीवन निर्वाह करते। उन्होंने नियमों की दुहाई देते हुए हमारी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। अब आखिर में हार मान करके इस टेलीकास्ट के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से करना चाहता हूँ कि हमारी स्थिति को समझते हुए हमारे जीवन यापन के लिए हमारे छोटे पुत्र को सरकारी सेवा दे दी जाए, जिससे हम आखिर जीवन निर्वाह कर सके, उसके सहारे जीवन जी सके और हमारे जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं है। हम बार बार आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं कि हमारी इस दुखी समय में, संकट में आप हमारी आवाज ज्यादातर प्रेस में बैठे हुए अधिकारियों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर अधिकारी, हर पदाधिकारी के माता पिता होते हैं, वो माता पिता की सेवा करने का भाव जानते हैं। देखिए, आपकी आवाज पहुंच रही है अधिकारियों तक, पहुंचे जो यहाँ को मुख्यमंत्री वहाँ भी पहुंच रही है, क्योंकि चैनल लाइव चल रहा हमारा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन यापन बेटा पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसको बच्चे के सेवा के स्थान पर इसको लिया जाए ताकि हम अपना जीवन यापन कर सके। हमारी शासन से, अधिकारियों से यही अनुरोध है कि हमारी स्थिति को समझते हुए हमारा सहयोग करें। क्या आप लखनऊ जनता दरबार में गए थे? वहाँ पर क्या रहा? हम जनता दरबार में गए
हम गए थे 22-23 दिसंबर को। उस समय विधानसभा सब चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से तो मुलाकात नहीं हो पाई। हम 2 दिन गए, 23 को भी गए, 24 को गए, लेकिन उनके सचिव महोदय से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे भी बड़ी अनुनय विनय की कि हमारा घर का आधार था, हमारा बेटा बड़ा था, हमारी देख रेख करने वाला दुनिया से चला गया, इसलिए हमारा सहयोग करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एसपी बदायूं से आपकी समस्या को हम बताएंगे और आपका निवारण करवाएंगे। लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ। जब हम एसपी बदायूं को ऑफिस में गए तो उन्होंने नियमों को हवाला देते हुए हमको वहां से रफा दफा कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता। तो हम अब पीड़ित और परेशान हैं। हम फिर से अनुरोध करते हैं कि हमारी आवाज को ज्यादा से नहीं ज्यादा आदर्श, देखा जाए। अधिकारी लोग हम पर सहानुभूति। बिल्कुल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अधिकारियों को इन पीड़ित पिता की फरियाद को सुनना चाहिए और जो भी मदद है उसको जरूर करना चाहिए। जो भी मदद हो सके इस परिवार की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से एक सहारा होता है बड़ा बेटा और अगर इतनी कम उम्र में वो चला गया तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर इस तरीके के दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ना उनके सामने ना सिर्फ जीने की एक जो उम्मीद होती है वो खत्म हो जाती है। अगर किसी तरीके से सरकार चाहे तो इनका कहीं ना कहीं जो दुख दर्द है उसे बांटने का काम करे और अगर इनकी कोई अपील जो ये कर रहे हैं अपने बेटे के लिए अगर कुछ मुहैया करा सकते जरूर कराए। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वाकई में काफी समय के बाद में न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अखंड एक चीज बता दें आपको, लगा जैसे देखा जाता है कि ट्रेनों का देरी से चलना, देर से पहुंचना, समय पे ना आना, देरी होना, ये चीजें लगातार कह सकते हैं कि अब जो ट्रेन में जाने वाले जो यात्री है उन्होंने एक रूटीन बना लिया है कि अब हमको अगर ट्रेन से सफर करना है तो ये मान के चले कि हमें देरी से पहुंचना है या ट्रेन को लेट आना है, हमें इंतजार करना है कि कुछ भी हो सकता है, हमें देखना ही पड़ेगा, समय लेके चलना पड़ेगा। फिलहाल आपको अखंड बता दें, ये पूरा मामला एक छात्रा से लेके वो छात्रा 2018 में वो बस्ती से जो है गोरखपुर इंटरसिटी ट्रेन पकड़ती है, उसे लखनऊ एक बीएससी बायोटेक की जो है एंट्रेंस एग्जाम देने जाना होता है। फिलहाल वो जो है इंटरसिटी का टिकट वो उसके पिताजी लेते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं वहां पे तो ट्रेन इनकी लेट हो जाती है, क्योंकि अनुमान देखा गया कि जो इंटरसिटी है उसका समय जो है लखनऊ पहुंचने का 11 बजे का, लेकिन वो उस दिन 12:30 बजे पहुंची है और जो बच्ची जो पेपर जिसको देना था वो वहाँ एग्जाम नहीं दे पाती है। लेकिन बच्ची ने 1 साल मेहनत की और बच्ची ने भी देखा कि पिता के खून पसीने से उन्होंने जो कमाया और उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया। कहीं ना कहीं जो बच्ची के आंख से आंसू निकलता हुआ देख उस पिता से देखा नहीं गया और वो बस्ती आने के बाद में अखर आपसे बता दें कि उन्होंने उपभोक्ता फोरम में उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया। फिलहाल ये लगातार 2018 से लेकर 26 तक ये मामला लगातार चलता रहा। पिछले 7 साल के बाद कोर्ट ने जो उसमें इस मामले को समझा और समझने के बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं जो इनकी डिमांड थी 20 लाख की, उन्होंने कोर्ट ने 9,10,000 रुपए का रेलवे को जुर्माना भरने का आदेश दिया और यह भी कहा कि अगर आप समय से अगर ये पैसा नहीं देते हैं तो आपको 12% ब्याज अतिरिक्त इसके अलावा आपको देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से रेलवे द्वारा, क्योंकि इस पूरे बहस के मामले में क्योंकि दोनों तरफ के वकीलों को भी सुनवा गया, कहीं ना कहीं जो न्यायाधीश उन्होंने साफ कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है क्योंकि इन्होंने बस्ती से टिकट लिया और उनको लखनऊ जाना था और ट्रेन आपकी क्यों लेट हुई। फिर रेलवे द्वारा किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया कि आखिर ट्रेन लेट क्यों हुई, क्योंकि जो बच्ची साइंटिस्ट बनना चाहती तो उसका कहीं ना कहीं 1 साल बर्बाद हो गया, उसका करियर खराब हो गया। अब पिता ने कहीं ना कहीं बच्ची आंसुओं को देखने के बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 7 साल के बाद आज उनको न्याय मिलता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं रेलवे ने ये की जो है के द्वारा ये गलती साफ क्लियर की गई। अधिकारी जो जज साहब ने ये साफ कहा कि कहने की रेलवे की गलती है, क्योंकि रेलवे ने आखिर ट्रेन को विलंब क्यों कि अगर आप टिकट का पैसा लेते हैं सुपरफास्ट का तो आपने उस ट्रेन को एक्सप्रेस क्यों बना दिया। वो एक्सप्रेस की वजह से ट्रेन क्यों चली, क्योंकि उसका रूट था जो बस्ती से जाना था और 11 बजे उसे लखनऊ पहुंचना था। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अक्सर कहीं ना कहीं लोगों के इंटरव्यू छूट जाते हैं, एग्जाम छूट जाते हैं, नौकरियां छूट जाती है, पेशेंट जो होते हैं वो देरी से पहुंचते हैं, डॉक्टर से मिल जाते हैं। लेकिन ये साफ कह सकते हैं पिता ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद आज ये पूरी तरीके से कोर्ट के द्वारा जो न्याय मिला है, कहीं ना कहीं इस न्याय को सुनने के बाद जो परिवार है पूरी तरीके से खुश महसूस कर रहा है। अखंड अब बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर जैसे कि अवधारणा बन चुकी है कि ट्रेन लेट हो गई तो हो गई, कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो ट्रैफिक का तो होता ही कि ट्रैफिक फंस गए, घंटों ट्रैफिक में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो एक पिता ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उपभोक्ता फोरम ने जो फैसला सुनाया है वो न्याय से जोड़कर उसको जरूर देखना चाहिए।
और देखना चाहिए कि अगर आपने गलती की और अगर सरकारी सिस्टम है और आप सोचेंगे कि आपकी आदतन आप इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे और इसी तरीके से लेट लतीफी में जिएंगे, तो शायद आपके ऊपर ये बर्ताव भारी पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपको पीड़ितों को मुआवजा देना पड़ सकता है। इस फैसले से समझा जा सकता है कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए लड़ी 2018 से जिसकी शुरुआत हुई और 2026 में जिसका रिजल्ट आया, 7 सालों के लंबे अंतराल के बाद कहीं ना कहीं उस बच्ची को भी न्याय मिला है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है रेलवे के खिलाफ, क्योंकि एक अवधारणा बन चुकी है कि ट्रेन लेट होगी तो होगी। लोगों ने मन बना लिया, कई 2 घंटे 4 घंटे, अब थोड़ा कम समय है कि अब तो ट्रेनों की लेट मौसम पे डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर इतनी ट्रेनें लेट नहीं हुआ करती हैं। लेकिन एक बच्ची का एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से उसका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, उसका संज्ञान लेकर के कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण फैसला सुनाया वो अपने आप में बड़ी बात है। रेलवे को समझना चाहिए, नहीं रेलवे को ही नहीं बल्कि कई जो जरूरत की जगह, चाहे स्टाफ की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, या फिर बात की जाए, हमने ट्रैफिक में कई बार लोगों को देखा है कि घंटों फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से किसी की फ्लाइट मिस हो जाती है, किसी की ट्रेन मिस हो जाती है, कुछ भी होता है। लेकिन सवाल यही है कि जो अवधारणा बन चुकी है कि ये चीजें लेट होंगी, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। साफ तौर पर मैसेज दिखाई देता है कि अगर आप न्याय के लिए लड़ना जानते हैं तो आपका के साथ हुए अन्याय पर न्याय जरूर मिलेगा। और ये कोर्ट सिद्ध करती है इस फैसले के साथ, क्योंकि कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और उस बच्ची के साथ न्याय किया है, उस परिवार के साथ भी न्याय किया और रेलवे के ऊपर एक जुर्माना लगाया है। और कहीं ना कहीं जो घोर लापरवाही रेलवे की तरफ से देखी गई, तो साक्ष्य तक नहीं प्रस्तुत कर पाए कि आखिरकार उस लेट हुई तो क्यों लेट हुई। सवाल ये है कि इस पूरे फैसले के आने के बाद, कोर्ट के फैसले के आने के बाद, जो पिता है वो तो खुश होगा ही होगा कि सरकार ने उसकी मतलब कोर्ट ने उसकी बातों का संज्ञान लेकर के फैसला सुनाया है। क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से इस पर कोई बयान आया है, उन्होंने कुछ कहा इस पर? बिल्कुल अखंड देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला जो है वो रेलवे से लेके है, तो स्वाभाविक बात है क्योंकि बस्ती के जो रेलवे के अधिकारी है वो इसमें कुछ बयान नहीं दे सकते, क्योंकि लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के कुछ अधिकारियों द्वारा इसमें क्या बयान दिया जाएगा या अभी तक ऐसे कोई औपचारिकता या किसी अधिकारी का बयान इसमें। लेकिन अखंड एक चीज साफ दिखाई गया, क्योंकि 2018 में जो इंटरसिटी ट्रेन थी उसे सुपर फास्ट ट्रेन वो थी। क्या ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2018 के बाद जब ये मामला कोर्ट में आया या उन्होंने जो है वोटा फोरम में जब उन्होंने पीआईएल दाखिल की, तो क्या उसके बाद क्या गोरखधाम जो इंटरसिटी है उसे जो है सुपरफास्ट की तरह अब उसे एक्सप्रेस बना दिया गया, अब वो गाड़ी एक्सप्रेस के नाम से चलती है। तो क्या ये तब्दील क्या माना जा सकता है कि रेलवे ने अपनी गलती जो उन्होंने किया उसको सुधारने के लिए ऐसा किया है? क्या इसमें ऐसा रहा कि ये अचानक से क्यों बदलाव आ चुका बीच में? फिलहाल इस बात की जानकारी अभी मुझे भी हुई कि पहले ये सुपरफास्ट थी, क्योंकि सुपरफास्ट का किराया लिया जा रहा था, अब वो एक्सप्रेस हो गया है। तो कहीं कहीं मान सकते हैं कि शायद इस केस से रिलेटिव अगर बात की जाए तो शायद इस तरह का फैसला रेलवे द्वारा भी लिया गया होगा। खंड हाँ बिल्कुल, बहुत ही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया है, अब रेलवे अपनी गलती को सुधारे, उसको सुपरफास्ट से एक्सप्रेस का दर्जा दे, या फिर आने वाले समय में किसी प्रकार से इस तरीके की दोबारा घटना या गलती ना हो जिसकी वजह से इस तरीके खामियाजा रेलवे को भुगतना पड़े, या आम लोगों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखना चाहिए और मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आमतौर पर जो अवधारणा बन चुकी है किसी विभाग के लिए लेट लतीफी की, वो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद उसमें कमी जरूर देखी जाएगी। और किसी बिना कारण के ट्रेन तो लेट होगी नहीं, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि ट्रेनें तो सब्जी लेने के लिए भी लोको पायलट रोक दिया करते हैं, ट्रेन की रफ्तार को धीमे कर दिया करते हैं। कई तस्वीरें हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं उपभोक्ता फोरम से ये जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर आपकी नाकामी है, आपकी लापरवाही है, तो उसके लिए भी सजा आपको भुगतनी होगी, वो चाहे अर्थदंड हो या कोई और भी दंड क्यों ना हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। अगर किसी रेलवे अधिकारी का कोई बयान रहेगा तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमारे साथ बने हुए संबल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? जयखंड, अगर संबल की बात करें तो संबल से बड़ी खबर आ रही है, वो है संबल सदर जो शाही जामा मस्जिद के सदर थे जफर अली, उनको लेकर। जफर अली 24 नवंबर हिंसा में जेल जाते हैं और जेल से आने के बाद में उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया गया था। और कहीं ना कहीं उसी समय पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो राजनीति में एंट्री करेंगे। तो वहीं अब इस तरह का मामला सामने आया है। जो जफर अली हैं वो राजनीति में एंटर कर चुके हैं और उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों में खड़े होने का बिगुल बजा दिया है। जगह जगह पोस्टर चस्पा किए हैं जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 2027 में मुझे विजयी बनाएं और मैं आवाम की
तरफ से मुद्दे उठाऊंगा और उनके सभी मुद्दे आगे तक लेकर जाऊंगा। अखंड सबसे बड़ी बात है अनिल की इसमें कुछ युवाओं की जान चली गई और कुछ लोगों के लिए एक अवसर है, तो आपदा एक अवसर तो तमाम जगह में सुना है, देखा है और अब साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बहुत बड़ी हिंसा होती है उसमें कुछ युवकों की जान चली जाती है और अब उससे जुड़े हुए व्यक्ति जो जफर थे वो अब चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अब संभल के जो शाही जफर थे उनके पोस्टर बैनर अब संभल में दिखाई देंगे। वो तो विधानसभा पहुंच सकते हैं जीतने के बाद, हो सकता हो चुनाव जीत भी जाए, लेकिन क्या उन युवकों को वापस लाया जा सकता है जिन्होंने इस हिंसा में अपनी जान गंवाई है? जी अखंड बिल्कुल नहीं, उस दौर को उन लोगों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जफर अली उन जो मृतक परिवार हैं उनको साथ बना देते हैं और उनके सपोर्ट से खड़े होते हैं और जो उन लोगों जो लड़कों की उसमें मौत हुई थी हिंसा में, उन लोगों की सहानुभूति पूरी तरह से जफर अली के साथ होगी। अखंड नहीं, आप वही है, इसीलिए सवाल किया कि क्या वहां के लोगों का जो पूरा का पूरा समर्थन मिल रहा है उन लोगों को, क्योंकि वो बच्चे तो चले गए, वो युवा तो चले गए, अब उन युवाओं पर जो राजनीति है वो पोस्टर बैनर के जरिए दिखाई देगी, तो क्या वहां के लोग इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो उनके परिवार का समर्थन किया, क्या उन परिवार के जिन्होंने अपना लाल खोया, जिन्होंने अपना बच्चा खोया, जिन्होंने अपना सगा खोया, क्या उनके परिवार वाले इनके समर्थन में अब क्या इस तरीके सड़कों पर नजर आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक संभल हिंसा के बाद जिस तरीके से ये किरदार मुख्य किरदार निकल करके सामने आए और अब कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में ताल ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो जो युवाओं के परिवार वाले हैं क्या उनके समर्थन में वो लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनके परिवार वालों से बात हुई थी आपकी किसी भी परिवार के किसी सदस्य से? अखंड अभी मृतकों के परिवार के किसी से तो बात नहीं हो। जी अखंड अभी मृतकों के परिवार वालों से किसी से कोई बात किसी तरह की, ना ही किसी मीडिया कर्मी की किसी कोई बातचीत हो पाई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो मृतक परिवार के लोग जो जफर अली हैं उनके समर्थन में आते हैं या उनका किसी और के फेवर में जाना होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अखंड बिल्कुल अनिल, क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं क्योंकि इस तरीके से लाइमलाइट में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की या फिर कहे कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र में हिंसा में कुछ लोगों की जान चली जाती है, वो चले जाते हैं, उनका परिवार सूना हो जाता है, अपने परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी पूरे के पूरे मामले में अब राजनीति मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं राजनीति में ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।